ऑस्कर क्रूशियन, जो तुमने अपनी बॉडी मुझे दी है उसके बदले मैं तुम्हारा बदला लेकर रहूंगा। और तभी अगले ही सीन में हमें एक बड़े से घर को दिखाया जाता है जहां पर एक आदमी कहता है, ओए हमें स्टोर से एक न्यूज़ मिली है। जिसे सुनकर वो दूसरा आदमी कहता है कि ओए मैंने तुझे कितनी बार कहा है कि तुम मुझसे ढंग से बात किया कर, क्योंकि मैं तेरा बॉस हूं। जिसे सुनकर वो पहला आदमी उससे माफी मांगता है और फिर उसका बॉस उससे पूछता है, बता क्या खबर मिली है तुझे स्टोर से। और वो बताता है कि मुझे ये खबर मिली है कि हमारे स्टोर पे किसी मेज ने हमला कर दिया, जिससे हमारा स्टोर पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है, क्या किसकी इतनी हिम्मत हुई कि उसने मेरे स्टोर पर हमला किया। और वो पहला बंदा बताता है कि जिसने हमारे स्टोर पे हमला किया था वो उस बंदे को ढूंढ रहा था जिसने उसे एलिक्जर बेचा था। तो शायद वो लड़का जिसने हमारे स्टोर पे हमला किया है वो ऑस्कर क्रूशियन है। जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है, क्या ऑस्कर क्रूशियन? वो तो अब तक मर चुका होगा, क्योंकि उसे तो पता ही नहीं था कि उस एलिक्जर में जहर है। और वो पहला बंदा कहता है कि पर सर, अगर वो मर गया तो व्हाइट टावर हमें छोड़ेगा नहीं। जिसे सुनकर उसका बॉस कहता है कि अरे पागल, तुझे पता नहीं कि ऑस्कर क्रूशियन को मारने की सुपारी हमें किसने दी थी? उस आदमी के हाथ में व्हाइट टावर की रिंग थी। इसका मतलब ऑस्कर क्रूशियन को मारने वाला व्हाइट टावर का ही आदमी था। और तभी पीछे से हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, क्या पता उसने जानबूझकर व्हाइट टावर की रिंग पहनी हो ताकि तुम्हें लगे कि वो आदमी व्हाइट टावर से ही है। और इस आवाज को सुनकर वो दोनों चौंक जाते हैं और वो कहते हैं, कौन है, कौन है? और जब वो हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं तो वो कहते हैं, ऑस्कर क्रूशियन तुम यहाँ पर? और फिर हमारा मेन कैरेक्टर हमें बताता है कि मैंने इनको उस एलिक्जर की शीशी की सेंट से ढूंढा है, और जितना मैंने सोचा था इस प्लान में उससे कई ज्यादा लोग शामिल थे, जिस कारण मुझे अभी सभी लोगों का पता नहीं पड़ पाया है। और वो बॉस कहता है, क्या तुम ही थे जिसने मेरे स्टोर को बर्बाद किया? और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, हाँ वो मैं ही था, पर मुझे वो बात अच्छी लगी जो कि तुम मेरे आने से पहले कर रहे थे, तो क्यों ना हम वापस से वही बात शुरू करें। जिसे सुनकर वो बॉस कहता है, तो अच्छा तुमने हमारी बातें सुन ही ली, तो तुम्हें क्या लगता है अब तुम यहां से जिंदा जा पाओगे? और वो अपने साथी को, हमारे मेन कैरेक्टर को मारने का ऑर्डर दे देता है। जिसे सुनकर उसका साथी हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला कर देता है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अच्छा तो तुम लातों के भूत हो, तो बातों से तो तुम मानोगे ही नहीं। और वो विंड कटर से उसके ऊपर हमला कर देता है, जिसके अगले ही पल उस आदमी का गला कटकर नीचे गिर जाता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे यार मेरा मैजिक कितना कमजोर है, इसका केवल सर ही कटा। और अपने साथी को ऐसे मरता देख उसका बॉस शॉक हो जाता है और वो अगले ही सेकंड अपनी गन निकाल लेता है और हमारे मेन कैरेक्टर पर हमला भी कर देता है। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, बहुत बढ़िया। और वो विंडशील्ड को एक्टिवेट कर लेता है। तभी एक बुलेट उसकी विंडशील्ड से टकराती है और उसकी विंडशील्ड में थोड़ा सा क्रैक आ जाता है। जिसे देखकर वो कहता है, ये बुलेट तो बहुत ही ताकतवर है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, मैंने इनकी ताकत देख ली, तो तुम भी अब इनकी ताकत देख लो। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उन सारी बुलेट्स का मुंह उस बॉस की तरफ मोड़ देता है, जिसके कारण वो सारी गोलियां उस बॉस को लग जाती हैं और वो नीचे गिर जाता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बताता है कि मैंने इस कमरे की सारी आवाज को ब्लॉक कर दिया है, जिससे हमारी आवाज कोई भी बाहर वाला नहीं सुन पाएगा। तो अब चलो तुम मुझे जल्दी से बताओ कि मुझे मारने की सुपारी तुम्हें किसने दी थी। और वो उस बॉस के मुंह पर जोर से किक मारता है, जिससे उसकी नाक से बहुत ज्यादा खून आने लगता है। और फिर हमारा मेन कैरेक्टर उसे बड़े ही खौफनाक तरीके से देखता है और कहता है, तो अच्छा तुम्हारा काम तुम्हारी जिंदगी में से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ठीक है, मेरे पास कई और रास्ते हैं। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर उसके ऊपर एक मैजिक कास्ट कर देता है, जिससे उसके शरीर में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और वो चिल्लाने लगता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, यार तू बहुत ज्यादा चिल्ला रहा है, इसीलिए मुझे टॉर्चर करना अच्छा नहीं लगता, तो जल्दी से बता दे कि मुझे मारने की सुपारी तुझे किसने दी थी। फिर वो बॉस हमारे मेन कैरेक्टर के पैनों में गिड़गिड़ाते हुए कहता है, बताता हूं, पर मेरे शरीर से पहले इस मैजिक को तो हटाओ, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, तो ठीक है, पर तुम मुझे शुरुआत से बताओगे कि क्या क्या हुआ था। और ऐसा कहते हुए वो उसके शरीर से उस मैजिक स्पेल को हटा देता है। फिर वो बॉस बताता है कि हमें उस आदमी ने एलिक्सिर दिया और कुछ पैसे दिए और कहा कि इस एलिक्सिर को बहुत ही सस्ते प्राइस पर बेचे। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, वो दिखता कैसा था? और वो बॉस बताता है कि उसने काले कपड़े पहन रखे थे और अपना मुंह भी उस कपड़े से ढक रखा था, जिस कारण उसका चेहरा नहीं देख पाए, पर उसने व्हाइट टावर की रिंग जरूर पहन रखी थी। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, अरे कुछ नया बता। और फिर वो बॉस कहता है, हाँ उसकी सेंट ऐसी थी जैसे कि क्लियर मिंट सेंट होती है, और बस मैं इतना ही जानता हूं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, अच्छा क्लियर मिंट स्मेल, इससे कुछ पता चल सकता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उससे कहता है, क्या होता अगर मैं मर जाता तो व्हाइट टावर वाले तुम्हें छोड़ते नहीं? जिसे सुनकर वो बॉस कहता है कि मुझे नहीं लगता कि व्हाइट टावर वाले मुझे पकड़ेंगे, क्योंकि जो व्हाइट टावर की अभी हालत चल रही है उस हिसाब से तो उसे 4 मेन मैजिक टावर के अंदर से भी निकाले जाने वाला है। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर भी थोड़ा शॉक हो जाता है और वो कहता है, क्या व्हाइट टावर को 4 मेन मैजिक टावर के अंदर से निकाले जाने वाला है? तुम्हें ये बात किसने की? फिर वो कहता है कि मेरे पास ऐसे कई डॉक्यूमेंट हैं जिनमें ये जानकारियां हैं।
और वो अपनी अलमारी से कई सारे डॉक्यूमेंट निकालकर हमारे मेन कैरेक्टर को दे देता है और वो कहता है कि इनमें सभी जानकारियां लिखी हुई हैं, आप इन्हें पढ़ सकते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर उन सारे डॉक्यूमेंट्स को देखकर कहता है, तो चलो सबसे पहले व्हाइट टावर वाले डॉक्यूमेंट को पढ़ते हैं, जिसमें लिखा होता है 28 अप्रैल, जिसे व्हाइट टावर की सबसे काली रात भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन व्हाइट टावर के मास्टर और उसके कई साथी इंसानियत को बचाने के लिए मारे गए थे। जिसमें लिखा होता है 28 अप्रैल, जिसे व्हाइट टावर की सबसे काली रात भी कहते हैं, क्योंकि उस दिन व्हाइट टावर के मास्टर और उसके कई साथी इंसानियत को बचाने के लिए मारे गए थे। जिसके बाद से व्हाइट टावर का डाउनफॉल शुरू हो गया और आज 20 साल के बाद भी व्हाइट टावर संभल नहीं पाया है। और अभी पिछले साल के रिजल्ट्स को देखें तो व्हाइट टावर ने सबसे गंदा प्रोडक्शन किया है। और कुछ एक्सपर्ट्स का तो ये भी मानना है कि इतना सब व्हाइट टावर के एडवांस मैजिक के गायब होने से ही हुआ है। जिसे पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा शॉक होते हुए कहता है, क्या व्हाइट टावर के पास कोई भी एडवांस मैजिक नहीं है? पर मुझे तो याद है कि मैंने एडना को सारे डॉक्यूमेंट्स दिए थे जिनमें व्हाइट टावर के एडवांस मैजिक लिखे हुए थे, और ये क्या लिखा है, व्हाइट टावर ने सबसे गंदा प्रोडक्शन किया है। फिर वो उस बॉस से कहता है कि मुझे चारों मैजिक टावर के सारे बिजनेस के बारे में बताओ जो कि वो अभी करते हैं। फिर वो आदमी एक एक करके बताता है कि येलो मैजिक टावर, जो कि लाइटनिंग को कंट्रोल करते हैं, वो मैजिक इंजीनियरिंग का बिजनेस करते हैं। फिर ब्लू मैजिक टावर, जो कि सभी दवाइयों, पोशंस और पीने के पानी का बिजनेस करते हैं। फिर रेड मैजिक टावर, जो कि मॉन्स्टर्स को मारने और मॉन्स्टर्स के पार्ट्स को बेचने का बिजनेस करते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर पूछता है, तो व्हाइट टावर क्या करता है? और वो बॉस कहता है, व्हाइट टावर, वो तो डिलीवरी करते हैं। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर पूरा शॉक हो जाता है और कहता है, डिलीवरी? क्या तुमने सच में डिलीवरी का? जैसे कोई आइटम डिलीवर करना, खाना डिलीवर करना? और अपना माथा पकड़ लेता है। और वो बॉस कहता है, हाँ, व्हाइट टावर तो एक पोस्ट ऑफिस की तरह है, जहां पर तुम अपने लेटर्स को देकर उसे कहीं भी पोस्ट करवा सकते हो। क्योंकि व्हाइट टावर के लोगों के पास विंड मैजिक होता है, जिससे वो आसानी से उड़कर उस लेटर को कहीं भी जल्दी और सेफली पहुंचा सकते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बताता है कि व्हाइट टावर के लोग पहले बहुत ऊंचाई तक उड़ पाते थे, जिस कारण हम आसमान पर राज करते थे, और वो हमारी ताकत और साहस को दर्शाता था, और लोग हमें आसमान के ड्रैगन और ईगल से कंपेयर करते थे। ये तो थी पास्ट की बातें, और अभी हम प्रेजेंट में आते हैं, जहां पर हमारा मेन कैरेक्टर थोड़ा गुस्सा होता है। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, और उस बॉस से पूछता है, वैसे ये झंडू सा आइडिया था किसका? और वो बॉस डरते हुए बताता है कि जितना मुझे पता है उस हिसाब से ये आइडिया व्हाइट टावर के अभी के मास्टर का था। ओह, ये तो मेरा ही स्टूडेंट है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस आदमी से कहता है कि वैसे पीने के पानी का क्या चक्कर है, और हमारा टावर तो सबसे ज्यादा पोशंस बेचकर ही पैसे कमाता था, तो अब ब्लू टावर हमारा बिजनेस कैसे करने लग गया? जिसे सुनकर वो आदमी बताता है कि ब्लू टावर ने ऐसा इसीलिए किया क्योंकि किसी भी टावर के पास पोशन बनाने के लिए कोई भी जानकारी नहीं थी, जिस कारण ग्रू टावर ने पूरे पोशन मार्केट पर कब्जा कर लिया और अपनी मोनोपोली जमा ली। जिसे सुनकर हमारा मेन कैरेक्टर अपने मन में कहता है, पर 20 साल पहले ऐसा नहीं था। 20 साल पहले व्हाइट टावर सबसे ज्यादा पोशंस बनाया करता था, और हमारा व्हाइट टावर आज भी पोशंस बनाने में नंबर 1 होता अगर हमारे पोशन बनाने वाले मेथड्स लड़ाई में जले नहीं होते तो। फिर वो आदमी बताता है कि रही बात पीने के पानी की, वो एक प्रकार का साफ पानी ही है जिसे लोग बहुत ही ज्यादा दामों में बेचते हैं। फिर हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, पर लोग उस पानी को खरीदते क्यों हैं? हमारी कुओं में भी तो पानी साफ ही है। जिसे सुनकर वो आदमी कहता है, हाँ, पर कुछ अमीर लोग ज्यादा अमीर दिखने के लिए उस पानी को खरीद कर पीते हैं। और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है, कोई जरूरत नहीं ऐसा पानी पीने की, ये सब तो अमीरों के चौसले हैं, हमारे कुओं में भी पानी साफ ही होता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर सभी टावर्स की जानकारी पढ़कर कहता है कि व्हाइट टावर को तो सभी टावर्स के बराबर आने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि सभी टावर्स ने बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है, और इस बार का व्हाइट नाइट फेस्टिवल हमारा लास्ट चांस होगा। अगर हम इस बार प्रूव नहीं कर पाए कि हमारा व्हाइट टावर 4 मेजर टावर के अंदर आने के लायक है, तो हमारे टावर को निकाल दिया जाएगा, और अगला व्हाइट नाइट फेस्टिवल 7 महीने बाद है। और तभी वो आदमी गिड़गिड़ाने लगता है और कहता है, सर ऑस्कर क्रूसियन, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। और हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है, इसने मुझे जानकारी तो बहुत सारी दे दी है, तो क्या मैं इसे छोड़ दूं? और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को उसकी एक लेजर मिल जाती है जिसमें उसके सारे काले कारनामों के बारे में लिखा होता है, जैसे किसी को किडनैप करना, किसी को मारना और किसी को इलीगल चीजें डिलीवर करना। जिसे देखकर हमारा मेन कैरेक्टर वहां से जाते हुए कहने लगता है, साले तेरे जैसे आदमी को तो जीने का कोई अधिकार नहीं है। और ऐसा कहते हुए हमारा मेन कैरेक्टर वहां से चला जाता है और वो आदमी गिरकर मर जाता है।
और जाते जाते हमारा मेन कैरेक्टर कहता है अगले जन्म में एक अच्छा आदमी बनने की कोशिश करना। हमें हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो कि अपने कमरे में बहुत थका आ रहा है और कुर्सी पर बैठते हुए कहता है कि मैंने नहीं सोचा था कि मेरा थोड़ा सा मैजिक इस्तेमाल करने के कारण ऐसी हालत हो जाएगी। इस लड़के की बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है। और फिर वो अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए सोचने लगता है क्या मैं अपने इस लेवल पर अपना वो मैजिक इस्तेमाल कर सकता हूँ। और हमारा मेन कैरेक्टर अभी जिस मैजिक की बात कर रहा है वो मैजिक उसी ने ही अपनी पास्ट लाइफ में बनाया था, जिस मैजिक का नाम था विंड आर्काइव। और उसके इतना कहते ही उसके हाथ में विंड आर्काइव आ जाता है, पर अगले ही पल वो वहां से गायब हो जाता है क्योंकि उसका लेवल अभी बहुत कम था। और वो कहता है कि मुझे अपना लेवल अप करने के लिए अपनी बॉडी की कंडीशन को पहले ठीक करना होगा, और उसके लिए वो अपनी बॉडी को स्कैन करने लगता है। और फिर वो अपने सामने पड़ी किताब को उठा लेता है और उसमें अपने बॉडी के बारे में लिखी जानकारी को पढ़ने लगता है, जिसमें लिखा होता है ऑस्कर क्रूसियन, जो कि काउंट क्रूसियन का इकलौता वारिस है, क्योंकि एक दिन हादसे के कारण काउंट क्रूसियन की पूरी फैमिली जलकर मारी गई, जिसमें केवल ऑस्कर क्रूसियन ही बच पाया। और ऑस्कर क्रूसियन मैजिक में बहुत बड़ा जीनियस था, जिस कारण लोग उसे पाने के लिए एक दूसरे से लड़ने भी लग गए। और उसने 6 साल की उम्र में ही एम्पायर की मैजिक एकेडमी का टेस्ट दिया, जिसे बड़े बड़े बच्चे भी नहीं दे पाते। और तो और उसे उसमें पूरे नंबर मिले थे। वो आम बच्चों से तो समझदार था ही, बल्कि उसके सामने बड़े बड़े होशियार बच्चे भी नहीं टिक पाते थे, जिस कारण उसे एक सच्चा जीनियस कहा जाने लग गया। जिसे पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर सोचने लगता है कि अगर ये इतना ही बड़ा जीनियस था तो इसका लेवल अभी तक 1 ही क्यों है। और फिर वो आगे पढ़ता है कि ऑस्कर क्रूसियन अपनी जनरेशन का सबसे बड़ा जीनियस होता अगर उसे माना डिफिशियंसी सिंड्रोम बीमारी नहीं होती तो। जिसे पढ़कर हमारा मेन कैरेक्टर शॉक हो जाता है और कहता है तो अच्छा, इस कारण इसका लेवल अभी तक 1 ही है। ये दूसरे बच्चों से ज़्यादा अच्छी तरह मैजिक को समझ तो सकता था, पर उसे यूज़ नहीं कर सकता था। ये तो एकदम वैसे हो गया कि तुम्हारे सामने मिठाई पड़ी है पर तुम उसे खा नहीं सकते हो। और तभी हमारे मेन कैरेक्टर को पता चलता है कि उसका बॉडी स्कैन पूरा हुआ। और जब वो अपने बॉडी स्कैन के रिजल्ट देखता है तो वो खुद शॉक हो जाता है, क्योंकि उसे पता चलता है कि उसे कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि किसी ने जानबूझकर उसके माना सर्किट ब्लॉक कर दिए थे। और फिर वो हमें मोना डेफिशिएंसी सिंड्रोम के बारे में बताया जाता है। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, इस बीमारी से हमारे माना का सर्कुलेशन धीरे धीरे बंद होने लगता है। और तो और हम हमारे शरीर में हमारे मैजिक को स्टोर करके भी नहीं रख सकते हैं। एक मेज के शरीर में एक माना सर्किट के ऊपर 20 फिजिकल सर्किट होते हैं, और जो मेज अपने जितने ज्यादा फिजिकल सर्किट को खोल लेता है वो उतना ही ज्यादा ताकतवर हो जाता है। पर अगर किसी को माना डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता है, और चाहे वो जिंदगी भरी ट्रेनिंग क्यों ना करे तो भी वो लेवल 3 तक ही पहुंच पाएगा। फिर हमारा मेन कैरेक्टर अपनी सीट से उठते हुए कहता है पर ऑस्कर क्रूसियन का केस तो सबसे अलग है, क्योंकि उसके फिजिकल सर्किट किसी बीमारी के कारण ब्लॉक नहीं हुए, बल्कि किसी ने उन्हें जानबूझकर ब्लॉक किया था। पर तुम एक अच्छा आदमी अभी के अभी बन सकते हो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, बल्कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो को लाइक कर लेना है, और अगले पार्ट के लिए कमेंट कर देना। बाय बाय।